दोपहर बाद सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे ऑफिस में मिला, अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर, दोनों पांव मेज के एक खुले दराज पर, चार मीनार के कश लगाता। आ वही, जम जम जमे लाल, वो सीधा होता हुआ बोला। जी आया नु, रख। क्या? सुनील बोला। और तशरीफ है, और क्या? और क्या रखेगा, बता। शुक्रिया। सुनील उसके सामने एक विजिटर चेयर पर ढेर हुआ। क्या पिएगा? कुछ नहीं। तुम्बा तुम्बा, अमरीक सिंह काला बिल्ला? नहीं। एक जाम माल को? नहीं, कुछ नहीं पीऊंगा। बल्ले भाई, जवान जहान लड़का है, कहता है कुछ नहीं पीऊंगा। थैंक यू, ऑल द सेम। आया वड्डा अंग्रेज। ओए मां सदके, और कुछ नहीं तो नो शुगर, नो कैलोरीज, नो प्रोटीन, नो फैट, नो कोलेस्ट्रॉल, नो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक की पी ले। थैंक यू, ऑल द सेम। आया वड्डा अंग्रेज। ओए मां सदके, और कुछ नहीं तो नो शुगर, नो कैलोरीज, नो प्रोटीन, नो फैट, नो कोलेस्ट्रॉल, नो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक की पी ले। क्या? अब पानी पी ले। तौबा, ये पानी का जिक्र था। हाँ। नहीं, अभी वो भी नहीं पीऊंगा। खैर छोड़, अभी यही है ना? हाँ। फिर क्या बात है, तत्पश्चात जो जी में आए पीना। शुक्रिया। अब बोल, काम आए या तेरा कोई करतब? खुफिया रिकॉर्डिंग की, या फिर उस टेप का कबाड़ा किया? दोनों ही काम किए। बल्ले भाई, उसे पता होता किससे पाला पड़ा है तो तुझे पास फटकने ना देता। वो खुद ना पास फटकता। जाहिर है। तूने उसे अपना पर्चा दिया था? क्या? पर्चा? पर्चा दिया था, बताया था कि तू असल में कौन था, क्या बला था। ओह, परिचय। और मैं क्या बोला? यही बोला, एन यही बोला। ओ आ क्या कर रहा है? सॉरी। रिकॉर्डिंग का है, साथ तो लाया नहीं होगा। लाया हूं, बल्कि मिनिएचर टेप रिकॉर्डर पर से रेगुलर टेप पर ट्रांसक्राइब करके लाया हूं। शाबाशी। सुनील ने कैसेट निकालकर उसके सामने मेज पर रखा। रमाकांत ने टेप रिकॉर्डर मंगवाया और उस पर लगाकर कैसेट को सुना। बड़ी साफ रिकॉर्डिंग हुई है, रमाकांत बोला। टेप का बोलोराम होने से पहले कर ली होगी। हाँ, मैंने हालात ऐसे पैदा किए हुए थे कि उसे टेप दो बार चलाना पड़ता। पहली बार में मैंने खुफिया रिकॉर्डिंग की, और दूसरी बार में उसके टेप का पुलंदा बांध दिया। उसे कोई खबर ना हुई। पहली बार की तो भनक भी ना लगी। दूसरी बार में जो कुछ हुआ उस पर शक तो बहुत किया उसने, उछला कूदा बहुत, लेकिन कोई पेश नहीं चली। तेरे आगे कहां से चलती। करतब वैसे ही किया जैसे कह रहा था, मैग्नेट से किया। हाँ, एन उसकी नाक के नीचे, यही समझ लो। बल्ले भाई, तेरियां करामता। अब अपनी सुनाओ, तुम्हारे आदमी इसका पीछा करते ऐसे जलान तक पहुंचे? ना। नहीं। वजह? वो माई अब घर से बाहर ही ना निकला। क्या बात कर रहे हो? मालको, मेरे पास मिनट मिनट की रिपोर्ट पहुंच रही है। तुम्हारे और उस लड़की के वहां से रुखसत पाने के बाद से उसने अपने फ्लैट से बाहर कदम नहीं रखा है। ऐसा तो नहीं कि उन्हें खबर ही ना लगी हो, और कमाल हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो टेप उसके पास किसी की अमानत था,
उसे पूछ गया जानकर उसके छक्के छूट गए थे। मेरे को गारंटी थी कि हमारे पीठ फेरते ही उसने तोप के छूटे गोले की तरह टेप के साथ जालान के पास पहुंचना था। और तुम कहते हो कि वो फ्लैट से बाहर ही ना निकला। उसने ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। एन दुरुस्त कहता हूं, प्यारे हो, इसका एक ही मतलब हो सकता है। क्या? उस टेप का बिगड़ जाना कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसकी और कॉपी उपलब्ध थी। फिर उसके होश क्यों उड़े हुए थे? बाद में पता लगा होगा ना कि और कॉपी उपलब्ध थी, या बाद में याद आया होगा। मुझे भी इसी बात का शक है। किस बात का? खुलासा कर। मुझे लगता है कि जालान ने किसी और संदर्भ में कहीं और कभी और अटवाल का कोई लंबा वार्तालाप रिकॉर्ड कर लिया था, जिसका सब्जेक्ट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, अबरक की माइनिंग कुछ भी हो सकता था। उस टेप के साथ वो किसी साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया और किसी दक्ष भरोसे के साउंड रिकॉर्डिस्ट की मदद से उसने अपनी जुबानी फसाऊ सवाल रिकॉर्ड किए, और फिर अटवाल की रिकॉर्डिंग आवाज में से उन सवालों के संभावित जवाब निकालकर उस टेप के टुकड़े बीच बीच में जोड़कर एक मास्टर टेप यूं बना लिया जैसे सारा वार्तालाप एक ही बार में एक ही जगह रिकॉर्ड किया गया हो। तेरा मतलब है कि सवाल किसी और संदर्भ में और जवाब किसी और संदर्भ में? संदर्भ? लेकिन सुनने में यूं लगे कि सवाल और जवाब का एक ही संदर्भ था। संदर्भ था? वही। कोई मिसाल देके दिखा। सुनो, फर्ज करो जालान का सवाल है, अटवाल, तुम्हें तब की याद है जबकि हमने तारकपुर में एक ही कॉलगर्ल के साथ इकट्ठे रात गुजारी थी? ऐसा कभी सच में हुआ होगा तो अटवाल का सहज और स्वाभाविक जवाब होगा, हाँ यार जालान, वो भी कोई भूलने की बात है। ऐन दिन की तरह साफ याद है। कितना गलत काम था वो। आगे? अब सुनो, जालान उस रिकॉर्डिंग के साथ आगे साउंड स्टूडियो में जाकर साउंड रिकॉर्डिंग की मदद से क्या करतब करता है। वो स्टूडियो में अपनी आवाज में रिकॉर्ड करता है, अटवाल, तुम्हें याद है कि अब्रक के खानों वाली जमीन को खरीदने के लिए जो पैसा मैंने तुम्हें दिया था, वो उस रकम का हिस्सा था जो मैंने नेशनल बैंक में डकैती डालकर लूटी थी। रिकॉर्डिस्ट ने जवाब के तौर पर इसके आगे पहले से रिकॉर्डेड अटवाल की कॉल गर्ल की बाबत जवाब जोड़ा, तो देखो कैसा दिलचस्प बल्कि खतरनाक नतीजा निकला। वो डकैती के माल से हासिल रकम की तस्दीक करता। रमाकांत मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, हाँ यार जलान, ये भी कोई भूलने की बात है। ऐन दिन की तरह साफ याद है। कितना गलत काम था वो। एग्जैक्टली exactly. ये एक मिसाल है। मेरा ख्याल है कि वो सारे का सारा वार्तालाप ही यूं ही सवाल जवाब के ऐसे टुकड़े जोड़ जोड़ कर तैयार किया गया था जिनका असल में कोई आपसे रिश्ता नहीं था। कमाल है। तूने टेप देखा था? हाँ, बहुत गौर से, 2 बार। वो जोड़ जोड़ के बनाया लगता था? नहीं, मेरे को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। जाहिर है कि एडिटेड टेप को री रिकॉर्ड कर लिया गया था और फिर यूं संक्षिप्त 15-16 मिनट का कर लिया गया था कि उसमें जालान के मतलब की ही बातें रह जाएं। अटवाल को फंसाने वाली? हाँ। बहरहाल, इसका मतलब ये हुआ कि तेरी कामयाब सुनीलियन करतूत के बावजूद मास्टर टेप उन लोगों के पास महफूज है, जिसके जरिए वो जब चाहेंगे फिर वैसा नया टेप तैयार कर लेंगे, जैसे एक का तूने कबाड़ा किया है। हाँ, टेप एडिटेड है, सिंथेटिक है। ये कैसे साबित किया जा सकता है? मुश्किल काम है काका बल्ली। तेरे कहने के ढंग से यही लगता है कि नामुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन पेचीदा बराबर है। खुलासा कर। मैंने टेप को बहुत गौर से बाकायदा कान खड़े करके सुना था। मैंने दोनों आवाजों में एक बड़ा महीन भेद पाया था।
क्या? जब अटवाल बोलता था तो उसकी आवाज के साथ हल्की सी, बहुत ही गौर करने पर सुनाई देने वाली इको सुनाई देती थी। क्या सुनाई देती थी? इको, प्रतिध्वनि। ओह, यूं जैसे कि आवाज कहीं से टकरा कर लौट रही हो। मुझे लगा था कि वो रिकॉर्डिंग किसी चार दीवारी के भीतर हुई थी और आवाज दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। मोतियां वाले हो, ऐसी आवाज सुनाई तो नहीं देती। रिकॉर्डिंग में सुनाई देती है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो ऐसी महीन आवाजें पकड़ लेते हैं। खैर, फिर वो इको टेप में कभी कभी जालान की आवाज के साथ भी मुझे सुनाई दी। लेकिन जब जालान डकैती के संदर्भ में कोई सवाल पूछता था जिसका अटवाल का जवाब उसे फंसाने वाला होता था, तो वो इको कतई सुनाई नहीं देती थी। इसका क्या मतलब हुआ? तू बता। ये साफ साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो सवाल किसी साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो की साउंड प्रूफ चार दीवारी में रिकॉर्ड किए गए थे। रिकॉर्डिंग का ये फर्क ही साबित करने के लिए काफी है कि वो टेप डॉक्टर्ड है, एडिटेड है। बल्ले भाई। दूसरे 15 मिनट की उस रिकॉर्डिंग में अटवाल ने कभी अपनी तरफ से डकैती से या उसकी रकम से ताल्लुक रखती कोई बात नहीं की। उस नाजुक विषय पर कभी उस नाजुक विषय पर कभी कुछ उसकी जुबान से निकला या निकलता लगा तो जलान के किसी सवाल के स्पेसिफिक लीडिंग क्वेश्चन के जवाब में निकला। तेरा मतलब है कि सवाल के जवाब के तौर पर ना निकला, जवाब की किस्म के हिसाब से सवाल गढ़ लिया गया। पहले सवाल वजूद में ना आया, फिर जवाब वजूद में आया। मुर्गी ने अंडा न दिया, अंडा हाथ में लेकर उससे मैच करती मुर्गी ढूंढी गई। एग्जैक्टली exactly। लिहाजा इस अटवाल के घोड़े की, जो कोई भी है, जो कोई क्या मतलब, तुम्हारा दोस्त है। पता नहीं केड़ा दोस्त है माई हवा, नाम से तो कोई याद नहीं आ रहा, शक्ल से शायद याद आ जाए। आई सी। और कमलिया, अभी मैंने कहा कुछ दिखाया है जो तूने सी कर लिया। बात तो तूने सुनी नहीं, कहने ही नहीं दी, बीच में टोक दिया। सॉरी। हला हला। पर मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था कि फिर तो ये अटवाल को मुर्गी बनाने की साजिश हुई। हाँ। और तू ये बात स्थापित कर सकता है? कुछ कुछ कर ही सकता हूं, जो कि अटवाल पर एहसान होगा। आखिर एक इतना बड़ा, इतना कारामद नुक्ता उसकी झोली में आ गिरा। गिरेगा। अभी तो ये तबसरा मैंने तुम्हारे अलावा किसी के सामने नहीं किया। आखिरकार क्या होगा? एहसान मानेगा या नहीं? एहसान मानकर कोई नगदऊ झाड़ेगा या नहीं? मुझे क्या मालूम? तुम्हारा यार है, तुम्हें मालूम हो। लगता है इस यार का हिस्ट्री ज्योग्राफिया मुझे बांचना ही पड़ेगा। अब तू ये बता कि तेरे वहां से चले आने के बाद तू पीछे क्या हुआ होने की उम्मीद कर रहा था? मेरे ख्याल से तो हमें बाहर करके फ्लैट का दरवाजा बंद करते ही उसने जलान को फोन लगाया होगा और बोला होगा कि बकरे की बेटी के साथ सुनील नाम का जो दोस्त आया था, वो किसी तरीके से टेप पर से वार्तालाप मिटाने में कामयाब हो गया था और अब मास्टर टेप पर से दूसरी कॉपी बनाए जाने की जरूरत थी, जिसकी बाबत वो आगे दावा कर पाता कि वही असली कॉपी थी, जो कि बिल्कुल सेफ थी, उस पर से कुछ नहीं मिटा था। और दूसरी बार जो उसमें से आवाज नहीं निकली थी, उसकी वजह टेप रिकॉर्डर में एकाएक आ गई खराबी थी। बढ़िया। जब वो ऐसा दावा करता तो मुझे मालूम होता कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके झूठ को चैलेंज करने का मेरे पास कोई जरिया ना होता। लेकिन यूं ये तो साबित हो जाता कि टेप एक ही नहीं था। मेरी निगाह में साबित हो जाता, लेकिन उसका तो मुतवातर दावा यही होता कि टेप एक ही था, वही था जिसका पहले कुछ नहीं बिगड़ा था और जो नए टेप रिकॉर्डर पर अब मुझे सुनाया जा सकता था।
ये साबित करने का कोई ज़रिया नहीं कि जो टेप अब सुनाया जा रहा है, वो नया था? नहीं, कोई ज़रिया नहीं। स्पूल पर से बिगड़ा टेप उतार कर नष्ट कर दिया जाए और उस पर नया टेप लपेट दिया जाए, तो फिर क्या पता चलेगा? तो फिर पहले टेप को खराब करके तेरे हाथ क्या लगा? ये तो गुनाह बेलइज्जत वाली बात हुई। कुछ तो लगा। क्या? नया टेप पैदा करने के लिए चांदना का जालान को अप्रोच करना ज़रूरी हो गया। कभी तो करेगा। जब फ़ोन पर बात कर ली तो फ़ोन पर उसे नया टेप तो नहीं पकड़ाया जा सकता ना? हम्म, चांदना के पीछे लगकर हम न सिर्फ जालान तक पहुंच सकते हैं, आगे जालान के पीछे लगकर हम मास्टर टेप का भी सुराग पा सकते हैं, जो या तो किसी साउंड स्टूडियो में होगा, पर किसी लॉकर में होगा। मास्टर टेप का वजूद साबित हो जाए, उसकी खुफिया लोकेशन नुमाया हो जाए, तो उसे टेप की बरामदगी के कई जरिए मुमकिन हो जाते हैं। ब्लैकमेल की कोशिश की बिना पर पुलिस में एफआईआर तक लिखाई जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि आइंदा उनके खुद के एक्शन ही उनके बीच हड़कंप मचाने की वजह बन सकते हैं। हाँ, बढ़िया। ऊपर से मैं ब्लास्ट में एक बैंक रॉबर और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की ब्लैकमेलिंग स्कीम की मिली भगत का खुलासा करूंगा, तो दोनों पनाह मांगते नजर आएंगे। लेकिन मालको, अभी तो पहला ही कदम नहीं उठा। अभी तो वो पीडी का घोड़ा ही अपने घर से बाहर नहीं निकला। कभी तो निकलेगा। पर अभी क्यों नहीं निकला? जालान अभी उपलब्ध नहीं होगा। चांदना का जालान से अभी संपर्क नहीं हो सका होगा। उसकी बाजारिया फोन जालान से बात नहीं हो पा रही होगी। यानी जब बात हो जाएगी तब हिलेगा। जाहिर है। लड़की की बोल। क्या बोलूं? उसे मालूम है तूने टेप का बोलोराम कर दिया है? मालूम है। जो उसकी आंखों के सामने हुआ, वो क्यों नहीं मालूम होगा? लेकिन उसे ये मालूम नहीं हुआ कि मैंने ऐसा किया तो क्यों कर किया। अंदाजा? अंदाजा तो है, क्योंकि चुंबक मैंने उसके सामने टेप रिकॉर्डर के नीचे सरकाया था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो चुंबक था और वो क्या कैसे गुल खिला सकता था। और चांदना को? उसको तो अंदाजा भी नहीं लगा। अलबत्ता मामूली यकीनी अलबत्ता मालूम यकीनी तौर पर है कि टेप के साथ जो हादसा गुजरा वो मेरी वजह से गुजरा, और इस वजह से वो खौफजदा है। अभी भी सोच सोच कर तड़प रहा होगा कि मैंने कुछ किया तो क्यों कर किया। तड़पे माही हुआ। रज के तड़पे। सुनील हंसा। तेरी खुफिया रिकॉर्डिंग में भी इको वाला फर्क पता लग रहा है? रिकॉर्डिंग सुनी तो है तुमने। तुम बताओ। नहीं, तू बता। लग रहा है। फिर सुना। सुनील ने कैसेट को रिवर्स करके उसे प्ले पर लगाया। सिगरेट के कश लगाते रमाकांत ने इस बार टेप बेहद गौर से सुनना शुरू किया। हाँ यार, वो बोला। लग तो रहा है। जरा अब सुनो। सुनील बोला। ये जालान की आवाज है। सुनो क्या कह रहा है। फिर अटवाल के जवाब देते लहजे पर खास गौर करना। सुनो। रमाकांत के कान और खड़े हो गए। जालान की आवाज आई। सोचता हूं अगर कभी किसी को मालूम पड़ गया कि बैंक रॉबरी मेरा कारनामा था, तो फिर क्या होगा। फिर जवाब में अटवाल का बड़ा सहज स्वर सुनाई दिया। कैसे मालूम पड़ेगा? सुनील ने रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। क्या समझे? पता नहीं तू क्या समझाना चाहता है, रमाकांत संजीदगी से बोला। लेकिन एक बात मुझे खटकी है। कौन सी? अपने सवाल में जलान ने इतनी खतरनाक बात कबूली, लेकिन अटवाल पर उसका कोई तीखा रिएक्शन हुआ न जान पड़ा। वो तो यूं बोला जैसे तस्दीक कर रहा हो कि हाँ, आज सोमवार था, कल मंगलवार होगा। या सोच रहा हो, लाउड थिंकिंग कर रहा हो
क्या आज मौसम खुशगवार था तो कल कैसा होगा? वजह? तू बता। क्योंकि उसके सामने सब्जेक्ट कोई और था और बात कुछ और हो रही थी, जिसमें कि चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला कुछ नहीं था। क्योंकि उसके सामने सवाल वो नहीं था जो कि तुमने सुना। दोनों आवाजों की किस्म का, क्वालिटी का फर्क साफ साबित करता है कि जालान ने जो बोला स्टूडियो के साउंड प्रूफ माहौल में बोला, और अटवाल ने जो बोला वो किसी आम कमरे की चार दीवारी में बोला। फिर सुना। सुनील ने टेप को रिवर्स करके फिर प्ले कर दिया। हाँ यार, लेकिन एक बात बता। पूछो। ये फर्क या खामी उन्हें भी तो सूझी होगी, तो क्या वो इसे दुरुस्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? टेप में जलान ने जो कुछ बोला है उसे वो साउंड प्रूफ स्टूडियो की जगह नॉर्मल माहौल में फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर जलान के स्वर में भी इको की झलक होगी। नई रिकॉर्डिंग के साथ वो टेप को री एडिट करेंगे तो सारा एक जैसा लगेगा। लेकिन तेरे से उनका कर्तव्य छुपा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन चाणना की पुरजोर जिद यही होगी कि वो वही टेप था जो मैंने शुरू में सुना था, और जो रिकॉर्डर में एकाएक आ गई खराबी की वजह से रीप्ले नहीं हो पाया था। ओए माँ सदके, तेरी इस खुफिया रिकॉर्डिंग की मौजूदगी में उसकी जिद कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। यही तो वो एडवांटेज है जिसे अटवाल्स के हक में मैंने आइंदा कैश करना है। मेरे को लगता है तेरे को शुरू से मालूम था कि रिकॉर्डिंग की एक ही कॉपी नहीं थी। अंदाजा था। और एक के नष्ट हो जाने पर, तेरी जुबान में पुलंदा बच जाने पर, दूसरे ने प्रगट होके रहना था। हाँ, लिहाजा नई रिकॉर्डिंग का प्रकट होना, वही अपने आप में सबूत होगा कि वो तमाम सिलसिला अटवाल को मोड़ने की गरज से तैयार किया गया एक षड्यंत्र था। हाँ। और फिर तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। सुनील ने कॉल रिसीव की तो लाइन पर चेतन चांदना को पाया। सुनील? उसने पूछा। हाँ, मैं चांदना। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि नंबर कैसे जाना? अदिति ने दिया। जो बताना चाहते हो अदिति को बता चुके हो? नहीं। वजह? उसने आगे तुम्हें बताना था, सोचा मैं ही तुमसे सीधा बात करूं। आई सी। कोई एतराज? नहीं, कोई नहीं। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि टेप रिकॉर्डर का नुक्स पकड़ में आ गया है। बधाई हो। टेप में कोई खराबी नहीं थी, मशीन में नुक्स था और वो भी अब ठीक हो गया है। क्या नुक्स था? भीतर लूज कनेक्शन था जिसकी वजह से स्पीकर आवाज नहीं पकड़ता था। यानी कि टेप चौकस है? एकदम, 100%। पहले ही चौकस था। मशीन खराब थी। बोला ना। गुड। अब कहां से बोल रहे हो? वहीं अपने फ्लैट पर हो? नहीं भाई, ऑफिस में हूँ। फ्लैट पर तो मैं तुम लोगों की खातिर था, वरना कामकाजी आदमी का घर पर क्या काम? कामकाजी आदमी का तो कोई काम नहीं, लेकिन बात तो तुम्हारी हो रही है। जोक मारा। रिकॉर्डर खुद ही ठीक कर लिया? नहीं, रिपेयर शॉप पर लेकर गया। वहां एक्सपर्ट टेक्नीशियन ने फॉल्ट निकाला। टेप चलाकर देख लिया। वो तो उस जगह पर महफूज है जहां की उसे होना चाहिए। और टेप चलाकर देखो, फर्स्ट क्लास चले। क्योंकि वो ठीक टेप थे, उनमें कोई खराबी नहीं थी। अरे, पहले वो कहाँ चले थे? मशीन ठीक हुई तो चले। इसका मतलब मशीन खराब, तुम्हारा टेप ठीक। हाँ, बिना तस्दीक के मतलब। अरे, क्यों खाल क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो? मैंने बोला ना, जो मर्जी बोलो। तुम्हें यकीनी तौर पर नहीं मालूम है कि तुम्हारा टेप ठीक है।
अरे, जब रिकॉर्डर खराब था तो खराब रिकॉर्डर ने टेप को भी खराब कर दिया हो सकता है। तो उन टेपों को क्यों ना खराब किया जो मैंने रिपेयर शॉप में उस पर चलाकर देखे? क्योंकि तब तक रिकॉर्डर ठीक हो चुका था। मैंने वर्कशॉप का टेप बिगड़े रिकॉर्डर पर भी चलाया था। तब वो नहीं चला था, लेकिन रिकॉर्डर सुधरने के बाद चलाया तो बराबर चला था। फिर भी ये बात अपनी जगह पर कायम है कि तुम्हारा अपना टेप रिकॉर्डर पर नहीं चला था और रिकॉर्डर ठीक होने के बाद तुमने उसे उस पर चलाकर नहीं देखा था। थोड़ा सा थोड़ा सा चलाकर देखा था। अब तुम नई बात कह रहे हो। टेप को परखने के लिए उसे पूरा चलाना जरूरी नहीं था। मैंने थोड़ा सा चलाकर देख लिया था कि वो चल रहा था। आवाज आ रही थी। साफ। बिल्कुल। तो मुझे सुनाने में क्या गुरेज है? कोई नहीं। और मैंने फोन ही क्यों किया है? तुम जब चाहो टेप दोबारा सुन सकते हो। मैं तो अभी चाहता हूं। अभी तो मुमकिन नहीं। तो फिर क्यों बोला कि तुम बेरोजगार आदमी हो? मैं नहीं हूं। मैं भूल गया था कि तुम तो हर वक्त फारिग हो। तुम इस वक्त बिजी हो? हाँ। तो फिर तुम ही कोई टाइम मुकर्रर कर दो। उसने कुछ क्षण सोचा। कल सुबह। फिर बोला, 9 बजे मेरे फ्लैट पर आ सकते हो? आ सकता हूं। ठीक है, आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू। कल सुबह ठीक 9 बजे मेरे फ्लैट पर। सूट्स मी फाइन। संबंध विच्छेद हो गया। क्या हुआ? रमाकांत उत्सुक भाव से बोला। सुनील ने बताया। कहता है रिकॉर्डर खराब था। टेप चौकस है। कल सुबह 9 बजे सुनाएगा। नया टेप सुनाएगा? जाहिर है। पुराने का तो गारंटीड पुलंदा बन चुका है। कहां से आया नया टेप? घर से तो वो निकला ही नहीं। सुनील ने इस बात पर गौर किया। इसका एक ही मतलब मुमकिन है। क्या? मास्टर टेप भी उसी के पास है और वो उसके फ्लैट में ही है, जहां की डुप्लीकेट के लिए उसके पास अतिरिक्त टेप रिकॉर्डर उपलब्ध है। उसने फ्लैट में ही नया डुप्लीकेट टेप तैयार कर लिया है। चालान को उस पर इतना एतबार है कि उसने मास्टर टेप भी उसे सौंप दिया। बात यकीन में आने वाली नहीं है, लेकिन है तो है। तू कहता है वो अपने ऑफिस से बोल रहा है? हाँ। जो कि विनायक नगर से बहुत दूर मैजेस्टिक सर्कल पर है। क्या कहना चाहते हो? ओए, जब मैं कह रहा हूं कि वो अपने फ्लैट से निकला ही नहीं, तो मैजेस्टिक सर्कस उड़कर पहुंच गया, सुरंग लगा के पहुंच गया, या विनायक नगर से अंतर ध्यान हुआ और मैजेस्टिक सर्कल पर प्रकट हो गया। हम्म। क्या हूं? बड़े पापा जी की लख दमड़ी की बात कबूल करते नानी मर रही है कि झूठ बोल रहा होगा, अपने ऑफिस में होने की बाबत भी, और रिकॉर्डर रिपेयर शॉप पर ले जाकर ठीक कराया होने के बाबत भी। रिकॉर्डर में कोई नुक्स नहीं था। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। मेरे पीछे उसने कोई दूसरा टेप उस पर चलाया होगा तो उसे पता चल गया होगा कि रिकॉर्डर दुरुस्त था। फिर मास्टर टेप के जरिए उसने नया टेप तैयार कर लिया होगा। ऑफिस में होने की बाबत बड़े पापा जी की बात सही है कि झूठ बोल रहा होगा। फोन पर कहाँ पता चल सकता है कि कौन कहाँ से बोल रहा है? मालको, ये बात हैरान करने वाली है कि मास्टर टेप भी उसी के कब्जे में है। हाँ। फिर उसकी निगरानी का क्या फायदा? शायद कोई निकले। अभी निगरानी चलने दो। ठीक है, चलने देते हैं। यार कहता है चलने दो तो चलने देते हैं। तभी फोन की घंटी बजी। सुनील ने मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव करने से पहले उसकी स्क्रीन पर निगाह डाली। अदिति अटवाल। हेलो। वो फोन में बोला। मैं अदिति बोल रही हूँ। अदिति की आंदोलित आवाज आई। भगवान के लिए मेरी मदद करो। क्या हुआ? पंगा। किसने किया? चालान ने। क्या? खुद?
हाँ, क्या किया? डैडी को फ़ोन कर दिया। अच्छा, क्या बोला? बोला सुनील को बाहर करो, कोई वास्ता न रखो, वरना मैं अपनी स्टोरी बैंक वालों के हवाले करता हूँ। बोला ये आपस की बात थी जिसमें किसी बाहरी आदमी के दखल का कोई मतलब नहीं था। कौन सी बात? तुम्हारे डैडी को तो तुम कहती हो कि कुछ मालूम ही नहीं है। इसी वजह से तो पहले डैडी की समझ में ही ना आया कि वो क्या कह क्या रहा है। पूछने पर ही तमाम माजरा पल्ले पड़ा, जो कि बुरा हुआ। डैडी को हिलाकर रख दिया। अब उन्हें मालूम है कि उनकी अब्रक वाली प्रॉपर्टी पर घात लगाई जा रही है और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ये पर्दाफाश उनकी नाजुक तंदुरुस्ती पर भी असर डाल रहा है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? उन्हें मौजूदा शौक के हल्ले से उबार सकते हो। ये डॉक्टर का काम है। डॉक्टर गोली देगा। उन्हें तसल्ली की जरूरत है। इसलिए तुम चाहती हो कि मैं उनसे मिलूं? हाँ। कब? अपनी पहली फुर्सत में, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तो फौरन। अभी तुम कूपर रोड पर उनके पास हो? नहीं, मैं बाहर हूं। तुम कहाँ हो? यूथ क्लब में। मैं तुम्हारे करीब ही हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेने आ सकती हूँ। चाहा, आ जाओ। 10 मिनट में पहुंचती हूँ। मुझे बाहर सड़क पर मिलना। ठीक है। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। की होया? रमाकांत उत्सुक भाव से बोला। सुनील ने बताया। क्या मतलब हुआ इसका? रमाकांत हैरानी से बोला। जब बिचौलिया चुना है तो खुद क्यों एक्टिव हो उठा? ये जलान का घोड़ा। हैरानी है। ये तो डुप्लीकेशन है। एक ही काम दो जने कर रहे हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि एकाएक उसे मेरे से क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरे को दरकिनार किए जाने की मांग करने लगा। उसे पता लग गया होगा कि तू मंगल शुक्र बॉस मारता है। मजाक मत करो। बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? उसने बिचौलिया क्यों मुकर्रर किया? क्योंकि उसे खुद खेलने से परहेज था। इसलिए बिचौलिए को बतौर ओट अपने और अपने शिकार के बीच में खड़ा किया। हाँ। तो अटवाल को फोन करके उसने उस ओट का पुलंदा खुद ही क्यों बांध दिया? तुर्प के पुत्ते तुर्प के पत्ते जैसे एडवांटेज से खुद ही क्यों किनारा कर लिया? क्योंकि क्योंकि ऐसा करने में उसे और ज्यादा एडवांटेज दिखाई पड़ रहा है। वो कैसे? क्या पता कैसे। लाहौर जाने या अंगार जाने। सॉरी, लोहार जाने या अंगार जाने। ठीक। मुझे एक और बात सूझी है। क्या? वो घर से ना निकला क्योंकि जो काम उसने घर से निकलकर करना था वो घर बैठे हो गया था। क्या मतलब? ओए माँ सदके, हमेशा प्यासा ही तो कुएं के पास नहीं जाता। कभी कभी कुआं भी तो प्यासे के पास आ जाता है। तुम्हारा मतलब है नया टेप कहीं और तैयार किया गया, फिर वो उसके घर पर पहुंचाया गया? यही मतलब है मेरा। और क्या पता ये काम जलान ने खुद किया हो। विनायक नगर में निगरानी पर लगे आदमी जलान को नहीं पहचानते, इसलिए उसकी आए गए की खबर उन्हें नहीं लग सकती। दम तो है तुम्हारी बात में। देखी माँ ये वेनु यूं कह रहा है जैसे दम कबूल करते इसका दम निकल रहा हो। लिहाजा मास्टर टेप का चांदना के पास होना कोई जरूरी नहीं है। तो बता कैसे है? मैं सोचूंगा इस बारे में। सुनील उठ खड़ा हुआ। उसके आने का टाइम हो गया है। मैं जाता हूं। जान कड लई सजना, जान वाली गल करके।
क्या मतलब? वो कमलिया, एक तो तूने घूंट नहीं लगाया, ना नीट ना माशूक के साथ, ऊपर से पूछता है क्या मतलब? शाम को शाम को चीयर्स बोलेंगे। काका बल्ली, उतने तो तेरे अमल के चर्चे भी नहीं है जितनी कि मेरे जाम की रुसवाई हुई है। सिर्फ ये कहने से जाम की रुसवाई हो गई कि शाम को पिएंगे? वो हंसा। ठीक है। फिर बोला, तू इस ठिये की खसूसियत ठोक ले ठिकाने पर। कौन सी खसूसियत? मुंह धो के आए अमली और हाथ धो के जाए, दोनों तरफ खुला है ठेका मेरी गली में। ये शेर हुआ? नहीं वीर मेरे, बकरी हुई। शेर से तू डर जो जाएगा। सुनील हंसा। हास्या ही कंजर। मैं बाहर जाके खड़ा होता हूं। जिथे मर्जी खड़ा हो काका बल्ली। सुनील वहां से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। अदिति अटवाल की कार सफेद रंग की ऑल्टो थी, जिसे वो बड़ी दक्षता से चला रही थी। सुनील पैसेंजर सीट पर बैठा बड़ी खामोशी से सिगरेट के कश लगा रहा था। शाम की उस घड़ी पर ट्रैफिक बेहताशा था, जिसमें से रास्ता बनाती कार कूपर रोड की ओर बढ़ रही थी। अब तो, एकाएक वो बोली, शिवहरि जालान ने यह भरम खुद ही तोड़ दिया कि वो एक ब्लैकमेलर नहीं था। क्या? सुनील हड़बड़ाया। क्या बोला? चांदना उसको एक हालात से मजबूर जरूरतमंद शख्स साबित करने की कोशिश कर रहा था। जालान ने डैडी को फोन करके खुद ही साबित कर दिया था कि वो एक खतरनाक ब्लैकमेलर था और इसके सिवाय कुछ नहीं था। यू सेड इट माय डियर। लेकिन एक बात मुझे समझाओ, वो खुद को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे डैडी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? डैडी के खिलाफ वो कोई कदम उठाएगा तो पहले उसको ये कबूल करना पड़ेगा कि बैंक डकैत वो था, डकैतों में से एक। तो क्या हुआ? यूं उसके अपराध की गंभीरता कम तो नहीं हो जाती? बड़ी देर में सूझी ये बात। जवाब दो। अब जब ये स्थापित है कि वो ब्लैकमेलिंग पर आमादा है, तो कोई तो रिस्क उसे लेना ही पड़ेगा ना। उसकी ये हरकत सरासर बेवकूफी है। दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अपनी जान पर आ बने, ये कहाँ की समझदारी है? नहीं है, लेकिन क्या इस बात की खबर उसे नहीं होगी? होगी, बराबर होगी। और अपनी हिफाजत का कोई जरिया, खुद या वकीलों की मार्फत, उसने पहले सोचा होगा और फिर तुम्हारे डैडी को फोन किया होगा। कौन सा जरिया? क्या पता। ऐसा कोई जरिया नहीं है। ब्राइट आइज, दिस इज होपफुल थिंकिंग। ऐसा कोई जरिया मुमकिन नहीं है। तो फिर समझ लो कि वो एक बड़ा रिस्क लेने पर आमादा है। इस उम्मीद पर बड़ा रिस्क लेने पर आमादा है कि तुम्हारे डैडी की उससे बाहर जाने की मजाल नहीं होगी। अच्छा, अदिति संदिग्ध भाव से बोली। दूसरे, अभी उसने एक धमकी ही तो जारी की है। उसका माकूल असर सामने नहीं आएगा तो वो पीछे हट जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना खटराग फैला चुकने के बाद, चेतन चांदना की सूरत में अपने ब्लैकमेल के मंसूबे का गवाह बना चुकने के बाद वो पीछे हटेगा। तो फिर जो होगा सामने आ जाएगा। फिलहाल तेल देखो, तेल की धार देखो। ठीक है। अब तुम्हारे डैडी की क्या हालत है? अभी ठीक नहीं है। अभी भी मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत है। देखभाल छोटी बहन ही करती है। और कौन करेगा? वही घर पर होती है। कोई नर्स। डैडी बीमार हैं, मोहताज नहीं है। उनको हलचल से, शिद्दत से परहेज रखने की मनाही है। उनके अलावा नॉर्मल लिविंग में उसके अलावा नॉर्मल लिविंग में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। नर्स क्या करेगी?
आई सी। छोटी बहन को तुमने अपने से 4 साल छोटी बताया। 26 साल की लड़की सदा घर में तो नहीं बैठी रहेगी। ऐसा कैसे होगा? तो मैं तुम्हारे सवाल को समझ रही हूँ। नहीं, घर में नहीं बैठी रहेगी। आजकल उसकी जतन कपूर नाम के एक लड़के से सीरियस कोर्टशिप चल रही है। अच्छा लड़का है। तुम्हारी उससे भी मुलाकात होगी। परखना। जो परख चुकी है उसकी राय में कैसा है? ये भी कोई पूछने की बात है? अमृता की राय माकूल है तभी तो सीरियस कोर्टशिप चल रही है। तुम्हारी क्या राय है? उसने उत्तर ना दिया। सुनील ने कुछ क्षण उत्तर की प्रतीक्षा की, फिर बोला, लगता है बहन जैसी माकूल नहीं है। अमृता मेरी छोटी बहन है, वो संजीदगी से बोली। उसकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। तुम्हें उसकी फिक्र है? हाँ। क्या? कहना मुहाल है। कोशिश करो। मुझे मुझे लगता है अमृता जतिन के साथ खुश नहीं रह सकेगी। कोई मिस एडवेंचर हुई तो उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटेगा। समझ में नहीं आता कैसे मैं इस सिचुएशन से पार पाऊं। क्या मिस एडवेंचर होगी? और क्यों होगी? पूछो तो। उसकी भी गलती है। क्या? क्या गलती है? अपनी परवाह नहीं करती। जब से मां मरी है, घर घुसरी बनी हुई है। अपना इमेज मॉडर्न गर्ल वाला प्रोजेक्ट नहीं करती। कोई फेशियल नहीं, कोई हेयर डाई नहीं, कोई कलरिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग नहीं। लेटेस्ट फैशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं। ऐसे कहीं चलता है? जबकि तुम ऐसी नहीं हो। क्या? तुम ऐसी नहीं हो। तुम अपनी बहन से बिल्कुल जुदा हो। तुम अपना मॉडर्न इमेज बखूबी प्रोजेक्ट करती हो। दिखाई दे रहा है कि तुमने अपने बालों को बड़े मॉडर्न कट से संवारा हुआ है और कलरिंग कराई हुई है। आईब्रोज बनवाई हुई हैं। फेशियल वगैरह जो भी नौजवान लड़कियां करती हैं रेगुलर कराती जान पड़ती हो। होठों पर लिपस्टिक का लेटेस्ट शेड, जिस्म पर टॉप के सेंट की महक, नोज रिंग, कान में चूड़ी जैसे बूंदे। द वर्क्स नो। यस। मुझे अपनी बहुत कद्र है। खुद को अपनी कद्र हो तभी दूसरों को भी कद्र होती है। क्या मतलब? मैं समझ गया हूं। तुम भी समझो। तुम क्या समझ गए हो? यही कि क्यों तुम्हें अपनी छोटी बहन की फिक्र है। क्यों उसका दिल टूटेगा और क्यों इस सिचुएशन से पार पाना तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लगती है। क्या कह रहे हो? वो व्याकुल भाव से बोली। इस बात से तुम्हारा व्याकुल होकर दिखना मेरी समझ को मुहरबंद करता है। और क्या कहती है तुम्हारी समझ? जतिन कपूर नाम का वो लड़का शूटर तुम्हारी बहन का है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है। ओह नो। ओह यस। कबूल करो कि यही बात है। तुम तो अंतर्यामी हो। तुम यही कहने की कोशिश कर रही थी ना, जो नहीं कह पा रही थी। यही नहीं कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो पंछी के पर पहचानते हो। अपना नाम भी सुनील भाई मुल्तानी वैसे ही नहीं है। सुनील ड्रामेटिक अंदाज से बोला। खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। कमाल के आदमी हो। तुम भाव देती हो उस लड़के को? जतिन को? हाँ। अरे नहीं भाई। लेकिन वो अमृता के मुकाबले में तुमसे ज्यादा मुतासिर है। हाँ। कब से है ये नहीं मालूम, लेकिन पहले मैंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अभी भी उसके मुतासिर होने की साली या आधी घरवाली वाली वजह तो नहीं है? ये एक बेहुदा वजह है। वो कैरेक्टर वाला लड़का है। इस वजह से मेरा ख्याल नहीं कहता कि ऐसा हो सकता है। नौजवान विडो को या डिवोर्सी को लोग लोग बाग
इजी प्रे समझते हैं। जतिन वैसा लड़का नहीं है और मैं भी वैसी विडो नहीं। तुम परिवार के साथ नहीं रहती हो, अलग रिहाइश बनाए हो, तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चलता है? हस्बैंड इंतजाम करके गया है। उसकी हैवी इंश्योरेंस थी, कई साउंड इन्वेस्टमेंट्स थी, कई शेयर वगैरह थे। सबकी वारिस मैं हूं, इसलिए चलता है। कितना टाइम हुआ तुम्हारे हस्बैंड को मरे हुए? 1.5 साल। तब से क्या कर रही हो? पहले तो भटकती रही, हरिद्वार जाकर बैठ गई, फिर बनारस चली गई, फिर काठमांडू चली गई। साल भर में जाकर कहीं मन को चैन आया। चैन आया तो जाहिर है कि तबीयत भी बदली। साध्वी बनने की जगह मॉडगर्ल बन गई। यही समझ लो। अब तुम्हारे खुद के बताए कोई नहीं कह सकता कि तुम विधवा हो। और वैसी लगने के लिए क्या करूं? सिर मुंडवा दूं, मुंह खुरच लूं, सफेद साड़ी पहनूं, हाथ में एक तारा लेके गाती फिरूं? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। नहीं, ये सब तुम्हारे बस के काम नहीं। नौजवान लड़की के करने लायक काम भी नहीं है ये। मरने वाले के साथ कोई नहीं मर जाता। जो इतना लंबा अरसा हरिद्वार बनारस वगैरह घूमी हो, वो सजा ही थी जिसको भुगतने के बाद समझो कि स्लेट साफ हो गई, हिसाब बराबर हो गया। वो खामोश रही। वापस कब से आई हुई हो? 2 महीने हो गए। आके खबर लगी कि अमृता जतिन कपूर से एंगेज थी। एंगेज नहीं थी, कोर्टशिप चल रही थी। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक हो जाने में क्या प्रॉब्लम है? बाजे वाले छुट्टी पर गए हुए हैं या घोड़ी नहीं मिल रही? वो बात नहीं है। तो क्या बात है? डैडी की प्रॉब्लम है। उनकी नाजुक तंदुरुस्ती के मद्देनजर अमृता शादी करके उन्हें छोड़ के चल देने का ख्याल भी भला कैसे कर सकती है? मम्मी की मौत के बाद से डैडी भी अमृता पर इतना निर्भर करते हैं कि अमृता के बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकते। सब माँ बाप ऐसा ही सोचते हैं। आखिर तो बेटियों ने जाना ही होता है। इतना खुदगर्ज कोई बाप नहीं होता कि अपनी सहूलियत को ही तरजीह दे और बेटी का घर ना बसने दे। मेरे डैडी ऐसे नहीं है। जरूर नहीं होंगे। तो 2 महीने में ही प्यारेलाल पलटा खाने के लिए पर तोलने लगा? क्या मतलब? जतिन कपूर तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगा? किसी सम्मोहन की जकड़ में तो वो बराबर है। और तुम? मैं क्या? तुम्हारी उसकी बाबत क्या राय है? उसके रवैये से तुम्हारे कोई जज्बात नहीं जागे? जतिन अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है, लेकिन बहन के जीवन साथी के तौर पर, अपने शरीके गम के तौर पर नहीं। मैं बड़ी बहन हूं, अपनी छोटी बहन की कंपटीटर नहीं बन सकती। वो जज्बाती लड़का है, कम उम्र है, समझो अमृता की ही उम्र का है, नादान है। उसका किसी अस्थायी सम्मोहन से वशीभूत होना स्वाभाविक है। कोई भी झटका लगेगा तो संभल जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। झटका कैसे लगेगा? उसका विवेक लगाएगा। मैं तो नहीं लगाऊं, नहीं तो मैं लगाऊंगी। लगा सकोगी? यकीनन। वैसे मैं और कुछ भी कर रही हूँ। क्या? डैडी की देखभाल खुद करती हूँ ताकि अमृता को जतिन के साथ बिताने के लिए और अपनी फिजिकल अपीयरेंस सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। मैं अमृता को जबरन ब्यूटी पार्लर, बुटीक वगैरह भेजती हूँ और जबरन जतिन के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार करती हूँ। वो तुम्हारा कहना मानती है? कभी मानती है, कभी नहीं मानती। ना मानने की वजह? डैडी की फिक्र करती है। हर घड़ी उसे ये अंदेशा सताता है कि कहीं उसकी गैर हाजिरी में डैडी को कुछ हो ना जाए। ऐसा हो सकता है। हो सकता है। दिल के मरीज का क्या पता चलता है? उसे खबर है कि उसके बॉयफ्रेंड का झुकाव
उसकी ग्लैमरस बहन की तरफ है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। तुम्हें जतिन के साथ हंसता बोलता चुहलबाजी करता देखकर ईर्ष्या नहीं करती? मेरी बहन और मेरे से ईर्ष्या करे? ऐसा नहीं हो सकता। उसने कभी कुछ देखा सुना भी नहीं होगा, तो उसे होने वाले जीजा की साली से चुहलबाजी स्वाभाविक लगी होगी। वैसे चलती है चुहलबाजी? चलती तो है। पहले कौन करता है? जतिन ही करता है। मैं भला क्यों करूंगी? करता क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और तुम्हारा भाई, क्या नाम बताया था? शैलेश। वो क्या करता है? बायोकेमिस्ट है। अमूमन बाहर रहता है। आजकल दुबई में है। उसकी बीवी? पारुल नौकरी पेशा औरत नहीं है। बड़े घर से आई रईस जादी है, इसलिए आदतन कामकाजी महिलाओं को हकारत की निगाहों से देखती है। तुम्हें किस निगाह से देखती है? नाक ही चढ़ाती है। पसंद नहीं करती? मैं ही कौन सा उसके लिए बिछी जाती हूँ? हस्बैंड से कैसे पेश आती है? उससे ठीक पेश आती है या उसे भी मिजाज दिखाती है? उससे ठीक पेश आती है। कसम से मिजाज दिखाएगी तो बाप के घर ही जा बैठेगी। पति पत्नी दोनों में ठीक निपटी है। ठीक ही निपटी जान पड़ती है। बीवी पर उसकी रईस जादी होने की ताकत नहीं आजमाती? बीवी उस पर रईस जादी होने की ताकत नहीं आजमाती? आजमाती ही होगी, क्योंकि शैलेश उसका रौब खाता तो साफ दिखाई देता है। ऊपर से वो उसे खूब दुनिया की सैर कराती है। ऐसी सैर के लिए दरकार पैसा वो खर्च करती है। हाँ, अपने रईस बाप की इकलौती बेटी है। क्या प्रॉब्लम है? ऐसी बीवी का रोब खाना तो बनता है। हम्म, तुम्हारे डैडी को अगर जालान के सदके आर्थिक बर्बादी का मुंह देखना पड़ता है, तो तुम्हारे भाई को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? मिस्टर रिच बिच जो ठहरा। रिच बिच अपनी नवाजिशों के आंचल का साया समेट ले, अपनी फेवर्स विड्रॉ कर ले, तो तब तो बहुत फर्क फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम्हें क्या मालूम? ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं है। तुम्हें क्या मालूम? छोड़ो वो किस्सा। इतना भी बीवी का मोहताज नहीं है वो। परदेश में अमेरिकी फर्म की बायोकेमिस्ट की नौकरी करता है। क्या अपने काबिल भी नहीं कमाता होगा? तुम्हें नहीं मालूम क्या कमाता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। इतना तो फिर भी नहीं कमाता होगा कि स्टाइल से लग्जरी में दुनिया की सैर करता फिरे। वो तो है। अपनी बोलो। मेरे ख्याल से तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद ही कहती हो कि अपने मरहूम खाबिन के विरसे की वजह से तुम्हारी माली दुश्वारी कोई नहीं। क्या कहना चाहते हो? किसी को फर्क पड़ेगा तो तुम्हारी छोटी बहन अमृता को पड़ेगा। डैडी को नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, जबकि अमृता की जिंदगी, अपनी जिंदगी, तो अभी शुरू होगी। तुम बर्बादी का आर्थिक पहलू ही देख रहे हो, सामाजिक पहलू नहीं देख रहे हो। डैडी पर इल्जाम आया, बैंक वालों ने उनकी प्रॉपर्टी कब्जा ली, तो ना सिर्फ सड़क पर होंगे, बैंक थीफ भी कहलाएंगे। बैंक थीफ के बिजनेस एसोसिएट। बैंक डकैती में 3 जने शामिल थे। बैंक ये दावा करे ना करे, दुनिया बराबर करेगी कि उन 3 जनों में एक डैडी थे, वरना कौन किसी को बिना लिखा पढ़ी के लाखों की रकम सौंपता है? ये बात भी ठीक है। फिर इस बात से ज्यादा पारुल तड़पेगी कि वो एक बैंक थीफ के बेटे की बीवी थी। तड़प कर क्या करेगी? सब बंधन तोड़कर, सब मुलाजे छोड़कर चल देगी। ये तो तुम्हारे भाई पर जुल्म होगा। उसे परवाह अपनी ऊंची नाक की होगी, शैलेश पर होते जुल्म की नहीं।
बेमेल शादी का कोई तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है ना। बेमेल शादी? और क्या? वो तो यूं जाहिर करती है जैसे किसी राजकुमारी ने किसी पेडेस्ट्रियन से शादी कर ली हो। टू इच हिज ओन। बहरहाल, पैसा रहे या जाए, अटवाल फैमिली की इज्जत मान सम्मान जरूर बना रहना चाहिए। यही समझ लो। इसलिए ब्लैकमेल कबूल है। हाँ। बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट जतिन कपूर की कमाई कैसी है? अभी मामूली है। अभी वो इस फील्ड में नया है। अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म में बहुत जूनियर पार्टनर है। यानी कि अभी स्ट्रगल के दौर से गुजर रहा है। हाँ, इसी वजह से उसे अपने और पार्टनरों से कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। कई बार आधी आधी रात तक। अमृता से प्यार के पींघे होने वाले ससुरे की दौलत पर निगाह रखकर तो नहीं आगे बढ़ रहा। क्या कह रहे हो? तुम संपन्न बेवा हो। तुम्हारा भाई अति संपन्न बीवी का खामिद है। अमृता बाप की दौलत की वाहिद वारिस नहीं तो हिस्सेदार तो बराबर होगी। और वो हिस्सा कोई कम करारा नहीं होगा। जतिन बाजरिया अमृता उस हिस्से तक पहुंचने की फिराक में तो नहीं। वो ऐसा लड़का नहीं है। तुम्हें क्या मालूम? भाई, होने वाली बीवी के पास पैसा हो तो आखिर उसने मियाँ बीवी की साझी प्रॉपर्टी ही बनना होता है। इस लिहाज से हो सकता है कि जतिन को उस पैसे का ख्याल आता हो, लेकिन वो अमृता के पीछे पड़ा ही उस पैसे की वजह से हुआ है। इस बात का मुझे यकीन नहीं। स्ट्रगल फेज से गुजरता कोई नौजवान सहज हाथ आने वाली दौलत के सपने न देखता हो तो वो अहमक ही कहलाएगा। कमाल है। तुम बात को यूं कहते हो कि अच्छी भली बात भी फसादी लगने लगती है। मैं पत्रकार हूं। और पत्रकारों को हर बात को सेंसेशनलाइज करने की आदत होती है। तभी तुम्हारे भाई को तो इस तमाम सिलसिले की खबर होगी नहीं। अब है। रात को मैं उससे फोन पर बात करती हूँ। सब बता देती हो? हाँ। वजह? वो बड़ा है, जो भी कदम हमने उठाना है उसमें उसकी हामी होनी चाहिए। हामी हुई? लगता है मुकम्मल ना हुई। बेबाक ना हुई। दो टूक ना हुई। यही बात है। क्या बोला? ऐसा कुछ ना बोला जिससे लगता कि उसे बड़ा बनकर जिम्मेदार बनकर दिखाना था। फंदे लगाने वाली किस्म का बोला। मैं अमृता से बात करूं। जो कबूल होगा वो उसे कबूल होगा। जैसे वो सबकी बड़ी हो। हाँ। फिर रकम की बाबत पूछने लगा कि रकम कितनी अदा करनी थी और उसमें उसने क्या कंट्रीब्यूट करना था। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी उसने कहा, यूं कहा जैसे उम्मीद कर रहा हो कि आखिर में मैं कहूंगी, जाने दो, जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूंगी, या डैडी को खबर लगने दो तो वो कर लेंगे। जब फोन पर बात की थी तो तब अभी डैडी को खबर नहीं थी। कहाँ थी? उन्हें तो आज खबर लगी। फोन पर भाई से बात तो मैंने पिछली रात को की थी। अब तो रकम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रकम चुकता करनी होगी अटवाल साहब खुद करेंगे। नहीं। हाँ। लेकिन पहले थी। पहले डैडी को खबर न थी, न तुम लगने देना चाहती थी। इसलिए अदा की जाने वाली रकम भाई बहनों ने आपस में चंदा करके इकट्ठा करनी थी। हाँ, लेकिन बुरी बात बोल रही हूँ। आखिर डैडी के विरसे से सब कवर हो जाना था। अमृता की कोई प्राइवेट इनकम है? खास नहीं। कुछ शेयर्स वगैरह हैं उसके नाम जिनका उसे डिविडेंड मिलता है। इंश्योरेंस है। छोटा मोटा बैंक बैलेंस है। रकम का इंतजाम तुम भाई बहनों ने करना होता तो कैसे कंट्रीब्यूट कर पाती? वो कहाँ कर पाती? उसकी जगह भी मैं ही कुछ करती। क्या? कहीं से कर्जे का इंतजाम करती। कर पाती। करती ही किसी न किसी तरह। लेकिन अब वो प्रॉब्लम खत्म है। डैडी अब सब जानते हैं। अब जो करना होगा वही करेंगे।
और भाई को कहती वो रकम की बाबत फिक्र न करें। कहती जाने दो तो वो जाने देता। उसकी बातों से तो यही नीयत झलकती थी। वैसे रकम की बाबत उसने क्या कहा था? यही कि जो भी रकम अदा कर की जानी थी उसका 1/3 हिस्सा उसे देना होता। 60 लाख देना पड़ता तो 20 लाख वो देता। हाँ। है उसके पास ये रकम? ना होती तो अपनी धनवान बीवी से लेता। असलियत बीवी को बताए बिना? नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। असलियत से बीवी को इत्तेफाक ना होता तो? उसे ब्लैकमेलर को अदा करने के लिए रकम देना कबूल ना होता तो प्रॉब्लम होती उसके लिए। तुम्हारा भाई इस प्रॉब्लम से बेखबर तो ना होता? कहां से होता? पढ़ा लिखा है, दानिशमंद शख्स है, क्यों कर होता? तो क्या करता? शायद झूठ बोलता, कोई फर्जी वजह बयान करता। विश्वसनीय झूठ बोलना, वो भी बीवी से, काबिलियत का काम होता है। ये काबिलियत है उसमें? है तो सही। फिर क्या बात है? बहरहाल वो प्रॉब्लम तो अब ना रही। जालान ने डैडी को फोन कर दिया और इस बाबत कोई अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी औलाद के सिर पर से हटकर पिता पर, घर के कर्ता पर शिफ्ट हो गई। रकम की अदायगी की बाबत अब जो करना होगा अटवाल साहब करेंगे। जाहिर है। एकाएक कार की रफ्तार घटने लगी। फिर उसने उसे एक 2 मंजिला इमारत के सामने ले जाकर रोका। इमारत काफी पुरानी थी, जो कि कूपर रोड के आधुनिक मिजाज से मैच करती जान नहीं जान पड़ती थी। सुनील कार से निकला और अपनी मेजबान के साथ भीतर पहुंचा। कॉल बेल के जवाब में जिस युवती ने दरवाजा खोला वो एक छुई मुई सी लड़की थी, जो एक बैगी जीन्स और खूब खुली मर्दाना टी शर्ट पहने थी। उसके बाल अव्यवस्थित थे, चेहरा मेकअप रहित था और उस पर थकान के भाव थे। ये मेरी छोटी बहन अमृता है, अदिति बोली। अमृता, ये सुनील है, सुनील चक्रवर्ती, ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर। हमारी मौजूदा दुश्वारी में ये हमारे बहुत काम आने वाला है। दैट्स गुड, वो उदासीन भाव से बोली। हाउ आर यू मिस्टर सुनील? आई एम फाइन, सुनील बोला। थैंक यू फॉर आस्किंग। प्लीज कम इन। थैंक यू। दोनों ने भीतर कदम रखा। अमृता ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। डैडी कैसे हैं? अदिति ने पूछा। ठीक नहीं है, परेशान है, इसी वजह से तबीयत और खराब कर ली। ओह। तभी एक सजा धजा औरतों जैसा नाजुक युवक वहां पहुंचा। उसकी शक्ल पर ऐसी मासूमियत थी कि कॉलेज का छोकरा जान पड़ता था। हेलो एवरीबॉडी, वो चहका। हेलो जतिन, अदिति ऐसे उत्साह में बोली जैसे उसे वहां पाकर उसे बहुत खुशी हुई। सुनील, ये जतिन कपूर हैं, जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। हेलो, सुनील बोला। जतिन मुस्कुराया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से अदिति की तरफ देखा। सुनील चक्रवर्ती, वो बोली। सुनील जर्नलिस्ट है। कहीं ब्लास्ट वाला सुनील तो नहीं? वही। आपका तो बहुत नाम है जनाब, अखबार की दुनिया में। बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात की, जो कि आज पूरी हो गई। जी हाँ, जी हाँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कभी अकाउंट्स की, टैक्स की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना। मैं अखबार की दुनिया से हूँ। कभी अखबार की या उसकी रद्दी बेचने की प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना। ओके। वो सक पकाया। सॉरी, दोबारा पढ़ता हूँ। मैं अखबार की दुनिया से हूँ। कभी अखबार की या उसकी रद्दी बेचने की प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना। वो सक पकाया। उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा, फिर हंसा, फिर फौरन यूं संजीदा हुआ जैसे उसकी अकल ने राय दी हो कि उस घड़ी उसे हंसना, उसका हंसना मुनासिब नहीं था। डैडी कहाँ है? अदिति ने पूछा। उत्तर अमृता ने दिया। अपने कमरे में है। सो रहे हैं? बैठे हैं, या उठ के टहलने लगते हैं।
कहते हैं लेटने से बेचैनी होती है। दवा खाई? हाँ, लेकिन तबीयत पर असर कोई दिखाई नहीं दिया। देखती हूँ। वो बैठक में आगे बढ़ी जिधर एक गलियारा था। डैडी का बेडरूम और स्टडी ऊपर है, रास्ते में वो बोली। लेकिन डॉक्टर ने क्योंकि उन्हें ज्यादा हलचल से मना किया है, इसलिए उनके लिए नीचे एक रूम सेट कर दिया है। गलियारे में पहुंचकर उसने एक बंद दरवाजे पर दस्तक दी। खुला है। भीतर से आवाज आई। हेलो डैडी। दरवाजा खोलकर भीतर कदम डालती हुई बोली। भीतर एक आराम कुर्सी पर पीठ पीछे तकिया लगा एक सफेद बालों वाला वृद्ध मौजूद था। उसने एक सरसरी निगाह सुनील पर डाली। अदिति ने उसे भी सुनील का परिचय दिया। सुनील ने वृद्ध का अभिवादन किया। तुम? वृद्ध बोला। रमाकांत के ब्रदर हो? जनाब, सुनील अदब से बोला। वो मल्होत्रा है, मैं चक्रवर्ती हूँ। वो पंजाबी है, मैं बंगाली हूँ। कैसे होगा? वृद्ध हड़बड़ाया। बिटिया ने बताया नहीं, या आपने समझा नहीं कि घोड़े ने अपनी बला तबेले के सर मड़ दी थी? वृद्ध के माथे पर बल पड़े। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो अदिति पहले ही बोल पड़ी। डैडी, वी आर इन वेरी गुड हैंड्स। ऐसा कुछ नहीं है जो मिस्टर रमाकांत कर सकते हैं, लेकिन सुनील नहीं कर सकता। हमें इसे अपनी खुशकिस्मती समझनी चाहिए कि हमारी मौजूदा दुश्वारी के दौरान सुनील हमारे साथ है, वरना जो कुछ ये कर रहा है वो इसका काम नहीं है। वृद्ध के माथे के बल साफ हुए। उसका मिजाज बदला। आई एम ग्रेटफुल। वो मुस्कुराया। आमद का शुक्रिया। सुनील जबरन मुस्कुराया। उसने सहमति में सिर हिलाया। मुझे दुख है कि जलान ऐसा कमीना शख्स निकला। बहुत भरोसा था मुझे उस पर। इसी वजह से बेवकूफ बन गया। आजकल ऐसा ही होता है। जिन पर तकिया हो वही पत्ते हवा देने लगते हैं। मैं मौत की कगार पर खड़ा हूं। जिंदगी के इस दौर में पहुंचकर ऐसी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बुरे वक्त का कोई कैलेंडर नहीं होता कृपा निधान। वो कभी भी आ सकता है। मुझे पैसे की ज्यादा परवाह नहीं। वो झटका मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि पैसे से ज्यादा कीमत मैं इज्जत आबरू की और मान सम्मान की समझता हूँ, जिसको कम से कम मेरी आंखों के सामने कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। एक ब्लैकमेलर की मांग के आगे झुकना इज्जत आबरू का सौदा करने और मान सम्मान को गिरवी रखने के समान है। आर्थिक सुरक्षा की ये बहुत बड़ी कीमत है। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं आपकी विद्वता के सामने नतमस्तक हूं। मैं जतिन को भी यहां मौजूद देख रहा हूं। क्या ये भी सब जानता है? मेरे बताए तो नहीं जानता। अदिति जल्दी से बोली। अमृता ने कुछ बताया हो तो पता नहीं। खैर, जानता भी हो तो क्या है। आफ्टर ऑल, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ अस। कोई कुछ ना बोला। कमीना जिसको दोस्त कहता है। वृद्ध फिर मूल विषय पर पहुंचा। उस पर वार करता है। छुप कर वार करता है। बिचौलिया खड़ा कर दिया। अब तो, सुनील बोला, उसने आपसे बात की है? हाँ, लेकिन बिचौलिया अभी भी प्रधान है। और ये मुझे उसने अभी भी नहीं बताया कि वो कहाँ छुपा बैठा है। मैं चाहूं तो उससे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं? आई सी। मुझे उसकी या उसके बिचौलिए की इस बात का भी यकीन नहीं कि जो मांग होगी एक ही बार होगी। ब्लैकमेलर की मांग तो फटे हुए जूते की तरह होती है, बढ़ती ही जाती है। मैं क्या नहीं जानता? फिर भी आपका ब्लैकमेल अदा करने का फैसला है? मेरा अकेले का नहीं है। ये फैमिली का फैसला है, जो कि अभी फाइनल नहीं है। होता तो तुम यहां ना होते। सही फरमाया। तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। सुनील ने देखा लाइन पर रमाकांत था। उसने कॉल रिसीव की। शुक्र है, रमाकांत की आवाज आई। फोन तेरे पास है, पीछे ऑफिस या घर में नहीं रह गया। उसकी बैटरी भी डाउन नहीं है और घंटी भी तुझे सुनाई दे गई।
तेरे मोबाइल के साथ इतने सारे इत्तेफाक इकट्ठे होना कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। बधाई कबूल कर ले। बस इसलिए फोन किया। तू अभी जो कहा है वो तो कर। किया। अब बोल। काका बल्ली, इस ऐसे जलान का होलिया कहीं से मुहैया नहीं हो रहा। मैंने सोचा अब तो सुबह से शाम हो गई, शायद इस बारे में तू कोई मदद करने की पोजीशन में पहुंच गया हो। ठीक सोचा। यानी कि पहुंच गया है। हाँ। कहाँ पर है? सुदर्शन अटवाल साहब के दौलत खाने पर, उनके रूबरू। बल्ले भाई, एन भेजा भेजा जगह पहुंच चुका है अपना शेर पुत्र। यानी कि हुलिया सीधे घोड़े के मुंह से निकलवाएगा। क्या? अब फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, फिरंगियों का मुहावरा इस्तेमाल किया तेरे बड़े पापा जी ने। क्या कहने। निकाल। क्या? हुलिया घोड़े के मुंह से? और क्या? ओह, तू क्या समझा था? कुछ नहीं, यही समझा था। जरा होल्ड रखो। ठीक है। सुनील वृद्ध सुदर्शन अटवाल की तरफ आकर्षित हुआ। आप वो बोला, एचएस जालान का हुलिया बयान कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, वृद्ध तनिक हड़बड़ाकर बोला। क्यों नहीं, कीजिए प्लीज। दरमियाने कद का, गठीले बदन, सांवली रंगत का आदमी है। वजन होगा कोई 75 किलो। चेहरे पर चेचक के दाग हैं। आंखें भूरी हैं, भवें भारी हैं। जबड़ा चौड़ा है। नाक तोते जैसी है। गले की घंटी गैर मामूली ढंग से उभरी हुई है। क्लीन शेव्ड। उम्र में कोई 55 साल का। थैंक यू। सुनील ने वो हुलिया फोन में दोहराया। बल्ले भाई, रमाकांत बोला, पैदा हुआ होगा तो माँ बाप की समझ में मुश्किल से आया होगा कि उसके लिए पालना खरीदें या पिंजरा। पैदा हुआ होगा तो माँ बाप की समझ में मुश्किल से ही आया होगा कि उसके लिए पालना खरीदें या पिंजरा। बात क्या है? सुनील ने पूछा। मेरे पास अभी रिपोर्ट आई कि चेतन चांदना आखिरकार अपने अपार्टमेंट हाउस से बाहर निकला है। उसके साथ एक आदमी है जो कि ऐसे जलान हो सकता है, लेकिन उसके हुलिये की वाकफियत हुए बिना इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती थी। अब तस्दीक हुई। बराबर हुई। मुझे चांदना के जोड़ीदार का एन यही हुलिया बताया गया था। वो चांदना के साथ है? हाँ। और भीतर से बाहर निकला है? हाँ। पहले उसे बाहर से भीतर जाते भी देखा गया होगा? नहीं, नहीं देखा गया था। इसका तो ये मतलब हुआ कि वो शख्स उसी इमारत में, खेतान अपार्टमेंट में ही कहीं रहता है। ठीक मतलब निकाला। वहीं रहता है। चांदना के फ्लोर पर ही रहता है। उससे एन सामने वाले फ्लैट में रहता है। एन सामने वाले फ्लैट में? हाँ भाई, एन सामने वाले फ्लैट में। कमाल है। लेकिन नाम बदल कर। तेरे बताए हुलिये वाला शख्स वहां शंकरलाल महाजन के नाम से रहता है। इस सेटअप से तो कैजुअल ब्लैकमेलिंग की नहीं, रेगुलर ऑर्गेनाइज ब्लैकमेलिंग की बू आती है। मेरे को भी। और मालको, मेरे को रैकेट का चीफ आर्किटेक्ट मेरे को रैकेट का चीफ आर्किटेक्ट चालान नहीं, चानना जान पड़ता है। हो सकता है। इस चानना पर ज्यादा चानन डालने की जरूरत है। इस चानने। सॉरी दोस्तों। वो क्या है कि जब आप कहानी को पढ़ रहे हो तो आप लय के साथ चल रहे होते हैं, तो जहां जहां पर लिखने वाले ने जो कॉमेडी डाली होती है, उस कारण हंसी निकल जाती है। फिर से। मेरे को भी। और मालको, मेरे को रैकेट का चीफ आर्किटेक्ट जालान नहीं, चानना जान पड़ता है। हो सकता है। इस चानने पर ज्यादा चानन डालने की जरूरत है। उसकी निगाह भी नहीं तो बरकरार है ना। हाँ बिल्कुल।
और क्या जादू के जोर से ऐसी बेजा बेजा बैजा बैजा बात मालूम की हुई है कि दोनों टॉप के हरामी माही हुए एक दूसरे के पड़ोसी हैं? निगाह बीनी के सब्जेक्ट अब एक से दो हो गए हैं। तू फिक्रा ना कर, दोनों पर नजर है। गुड। इस बाबत कोई रिपोर्ट आई कि जब वो खैतान अपार्टमेंट से बाहर निकले थे तो दोनों का मिजाज कैसा था? खुश थे। मौजा बहारा वाला मिजाज था। जैसे एक दूसरे को जोक मार रहे हो, जैसे माशूक ने हाँ कर दी हो, जैसे इनकम टैक्स का बड़ा रिफंड मिला हो, जैसे बंगले की आखिरी किस्त चुका दी हो। आई सी। इसी बात पर एक जोक मेरे को भी याद आ गया। दो बांग्लादेशी थे, वो गुरुद्वारे कराने जा रहे थे। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। क्या बात है? वृद्ध उत्सुक भाव से बोला। कोई खास बात नहीं जनाबे अली। जालान का हुलिया क्यों पूछा? उसका पता चल गया है, तस्दीक के लिए पूछा। अच्छा, कहाँ है वो यार मार? विनायक नगर खेतान अपार्टमेंट्स में शंकरलाल महाजन के नाम से वो आपके बिचौलिए का पड़ोसी बना हुआ है। मेरे को लगता है वहीं उसके फ्लैट में ही मास्टर टेप है और डुप्लीकेटिंग का साजो सामान है। टेप के बारे में क्या कहते हो? फर्जी जान पड़ता है। कैसे? सुनील ने सविस्तार बताया। ओह, वृद्ध बोला। हो सकता है, बराबर हो सकता है। मेरे को याद पड़ रहा है कि एक मर्तबा 2 घंटे वो मेरे से कुल जहान की बातें करता रहा था और रिकॉर्डिंग करता रहा था, या वो इत्तेफाकन होती रही थी, जिसका कि उसने अब जाकर फायदा उठाया। उसी रिकॉर्डिंग से और अपनी एडिशनल रिकॉर्डिंग से उसने वो डबिंग तैयार कर ली जिसे वो ब्लैकमेलिंग का जरिया बनाए है। मेरे पहले के निर्दोष जवाबों को उसने अपने अब के सवालों के साथ री रिकॉर्डिंग में यूं फिट किया कि वो खतरनाक और फसाऊ लगने लगे। हाँ, कमीना, कुत्ता, शैतान की औलाद। डैडी, अदिति चेतावनी भरे स्वर में बोली, प्लीज टेक इट इजी। गुस्सा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तभी तो बैठा हूं और जबानी जमा खर्च से ही मन की भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा हूं, वरना अभी विनायक नगर जाता और जान से मार देता हरामी के पिल्ले को। इजी, इजी, सुनील बोला। इजी डज इट सर। अब वो क्या करेगा? कर ही रहा है। आपके सामने ब्लैकमेलिंग की मांग आपके सामने ब्लैकमेलिंग की मांग खड़ी की है, जिसे आप नहीं पूरा करेंगे तो वो बैंक के साथ कोई ऐसा डील करेगा जिससे उस पर आंच नहीं आएगी, लेकिन आपका बैंड बच जाएगा। उसकी मजाल नहीं होगी। बाजरिया चेतन चांदना होगी ना, जो उसके और आपके बीच में ही नहीं, उसके और बैंक के बीच में भी बिचौलिया बन सकता है। यूं बन सकता है कि बलि का बकरा फिर भी आप ही होंगे। ऐसा? वो चिंतित भाव से बोला। जी हाँ, वो प्राइवेट डिटेक्टिव है। वो बैंक में जाके दावा करेगा कि वो अपनी जाती हैसियत में डकैती को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और यूं उसके हाथ में कुछ ऐसी जानकारी आ गई थी जो बैंक के हितों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती थी। वो उन्हें सुझाएगा कि अगर वो लोग एक फैंसी फीस के बदले में उसकी सेवाएं प्राप्त करेंगे तो वो ऐसे सबूत उनकी झोली में डाल सकता था जिसके बिना पर वो बड़ी सहूलियत से आपके खिलाफ विनिंग केस खड़ा कर सकते थे। इससे जालान को क्या फायदा होगा? होगा ना, यूं आपको डकैती के पार्टनर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और वो आपके खिलाफ गवाही देने के लिए क्रूशियल गवाही देने के लिए वादा माफ गवाह बन जाएगा। मैं ऐसा होना अफोर्ड नहीं कर सकता। जनाब, ऐसा होने में ही आपकी कोई गति है। जरूरी नहीं कि कोर्ट में उसकी पेश चले। ऐसी बातों के आंकलन का कोर्ट का अपना तरीका होता है। उनकी बाबत अपना नजरिया होता है जो कि आपके खिलाफ जाने की जगह आपके हक में जा सकता है। फौरन, हाथ के हाथ। कोर्ट कचहरी में ऐसा होता है कहीं? तो फिर तब तक तो मेरा मेला चुक जाएगा। अपने परिवार पर बदनामी का बदनुमा दाग छोड़कर तो मैं नहीं मरना चाहता। बाद में बरी हो जाने से ये बात कैसे दुनिया भूल जाएगी
कि मैं एक बैंक डकैत का जोड़ीदार था। ये बात तो आपने ठीक कही। बज चुकी घंटी को अनबजी तो नहीं किया जा सकता। अब समझे? लिहाजा आप ब्लैकमेलिंग अदा करेंगे, सुनील ने सिर हिलाते हुए कहा। और क्या चारा है? कुत्ता भौंकता है तो उसे चुप कराने के लिए उसके आगे हड्डी तो डालनी पड़ती है। यूं खामोश हुआ कुत्ता हड्डी भंभोड़ चुकने के बाद फिर भौंकने लगता है। इस बात का क्या जवाब है आपके पास? वो परे देखने लगा। जो टेप उसने मुझे सुनाया था उसकी बाबत वो कहता था कि वो इकलौता टेप था और उसके अलावा किसी और टेप का वजूद नहीं था। मैंने उस टेप का पटड़ा कर दिया। वो अभी भी मुझे टेप सुनाने को तैयार है। ये बात अपने आप में सबूत है कि जो टेप उसने मुझे सुनाया था वो कॉपी थी। मास्टर टेप महफूज है और उसके जरिए नई कॉपी तैयार भी कर ली गई है। आपसे 50-60 लाख रुपए झाड़कर आपको वो कॉपी सौंप दी जाएगी और जब मुनासिब समझेंगे मास्टर टेप से नई कॉपी तैयार कर लेंगे और उस सिलसिले का फिर आगाज हो जाएगा जिसे आप अपने अंजाम तक जिसे आप अपने अंजाम तक पहुंच चुका समझ रहे होंगे। ये है असल सिनेरियो। आप इससे निगाह चुराएंगे तो मुझे एक ही बात कहनी पड़ेगी। क्या? देयर इज खैर, जाने दीजिए। नहीं नहीं, कहो। आपके बाल बच्चों के सामने कहना मुनासिब नहीं होगा। यहाँ कोई बाल बच्चा नहीं है, सब एडल्ट है। माँ बाप के सामने सब बच्चे ही होते हैं, भले ही कितने भी बड़े हो जाएं। फिर भी कहो। आप कड़वी बात सुनना चाहते हैं तो सुनना चाहता हूं। देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। वो हक बकाया। यू कैनॉट बीट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ फूल। यस सर। वो खोखली हंसी थी जिसमें विनोद का कोई भाव नहीं था। डैडी, अदिति बोली, आप चिंता छोड़िए। चिंता आपके लिए घातक हो सकती है और दुआ कीजिए कि सुनील आपको इस दुश्वारी से निजात दिलाने की कोई सूरत निकाल लेगा। आखिर इसने टेप मिटाने का वो कर्तव्य तो किया। जो कर्तव्य एक बार हो सकता है वो दोबारा भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है। आप भी उम्मीद कीजिए कि सुनील सब फिक्स कर देगा। मेरी बात मानिए। आप सब कुछ इस पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। ठीक है। चिंता ताकि कीजिए, सुनील बोला। जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होए। वृद्ध ने यूं हैरानी से सुनील की तरफ देखा जैसे वैसी कोई बात उसके मुंह से सुनने की उम्मीद न कर रहा हो। वैसे फिर बोला, ये निश्चित है कि टेप में दर्ज आवाज मेरी ही है। अब निश्चित है। आपके रूबरू होने के बाद मैं ही ये तस्दीक करने को तैयार हूं कि टेप में दर्ज आवाज आपकी है। ओ। उस टेप का एक काबिले गौर पहलू ये भी है कि बैंक डकैती के संदर्भ में जो भी इंक्रिमेटिंग फसाऊ बातें कही हैं, जो वो चालान की जुबान से निकली हैं। जो कुछ आपने कहा है वो तो उसकी कही बातों की महज तस्दीक करता है। आप ब्लैकमेल में ना फंसें तो आगे बैंक वाले इस बात का नोटिस लें या ना लें, कोर्ट में ये बात इतने पुरजोर तरीके से उठाई जा सकती है कि सारी साजिश का भांडा फूट सकता है और आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। वो गहरी सांस लेता हुआ बोला। नहीं भाई, गिरफ्तारी नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं। इस बात को तो अभी इसी स्टेज पर खत्म करना होगा। इसलिए ब्लैकमेल कबूल? अगर तुम कोई फौरी करतब ना दिखा सको तो हाँ। कल मेरी चांदना से उसके फ्लैट पर फिर मुलाकात मुकर्रर है, जबकि वो टेप मुझे फिर सुनाएगा। आप तब तक इंतजार कीजिए। ठीक है। उसने आंखें बंद कर ली और आराम कुर्सी की पीठ से सिर टिकाकर जिस्म को ढीला छोड़ दिया। अदिति ने इशारा किया। सब खामोशी से वहां से बाहर निकल गए।
अदिति ने पीछे एक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर ने जो नई दवा दी है, अमृता ने बताया, उससे नींद ज्यादा आती है, बैठे बैठे सो जाते हैं। जो कि मौजूदा हालात में अच्छा ही है, अदिति बोली, वरना सोचते ही रहेंगे और तबीयत और ज्यादा खराब कर लेंगे। अमृता ने सहमति में सिर हिलाया और फिर सुनील से बोली, तुम्हारे से बात करना उनके लिए मुफीद साबित हुआ है। बातचीत के दौरान ही उनकी सूरत पर सुकून आता दिखाई दे रहा था। मुझे भी, अदिति बोली। मेरे पास कोई, सुनील ने कहना चाहा, अलादीन का चिराग नहीं है, जादू का डंडा नहीं है। फिर भी, सुनील तनिक हंसा, फिर बोला, मुझे अब ऑफिस जाना है। तुम कल भी मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल। कहाँ मिलोगी? कहाँ मिलूंगी? तुमने टाइम जरा जल्दी का फिक्स किया। मेरे घर पर आ जाना। तुम्हारे घर पर? बैंक स्ट्रीट में? यहां से पहले बैंक स्ट्रीट नहीं, यूं ज्यादा वक्त लगेगा। सुनो, मैं सीधा विनायक नगर पहुंचूंगी और तुम्हें चांदना के फ्लैट के बाहर मिलूंगी। ठीक है। अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे ऑफिस छोड़कर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुला दो। मैंने भी तो जाना है, जतिन कपूर एकाएक बोला। अभी भी जाना है, थोड़ी देर बाद भी जाना है। मैं अभी चलता हूँ। मैं इन्हें जहां ये कहेंगे ड्रॉप कर दूंगा। दैट सुपर, अदिति बोली। यू डोंट माइंड सुनील? नो, नॉट एट ऑल। मुझे डैडी के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। मुझे उनसे कुछ बातें भी करनी है। जरूर। क्या बात करनी है? मुझे डैडी जालान का कोई खौफ खाते मालूम पड़ते हैं। आज साफ पूछूंगी, जिद करके पूछूंगी कि क्या बात थी। ये भी पूछूंगी कि जालान एकाएक इतना बेताब क्यों हो उठा है कि बिचौलिए की मार्फत डील करता करता डैडी को खुद फोन कर बैठा। क्योंकि दीवार पीठ के साथ जा लगी महसूस करने लगा है। तुम्हारी दखलंदाजी की वजह से और टेप के साथ मेरी हरकत की वजह से। क्या बातें हो रही हैं? अमृता उलझनपूर्ण भाव से बोली। कुछ खास नहीं, सिवाय इसके कि वे लोग, अदिति के स्वर में विनोद का पुट आ गया, सुनील भाई मुल्तानी की एंट्री से बौखला गए हैं। सुनील भाई मुल्तानी? ये कौन हुआ? यही हुआ, और कौन हुआ? अमृता ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। सुनील तनिक निगाह दबाकर धूर्त भाव से हंसा। यानी कि, अमृता बोली, डैडी को फोन उन्होंने इसकी दखल को बाईपास करने के लिए किया। मुझे तो यही वजह जान पड़ती है। सुनील से डर गए? बौखला तो यकीनन गए। अगर ऐसा है, जतिन गंभीरता से बोला, तो इससे तो यह भी साबित हो गया कि वो शख्स और बिचौलिया बना वो पीडी एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल, सुनील बोला। पार्टनर हैं, पुराने पापी हैं। तभी तो एक ही हाउसिंग सोसाइटी के एक ही फ्लोर पर आमने सामने रहते हैं। और यह हो ही नहीं सकता कि चांदना को ना मालूम हो कि उसके पड़ोस में रहता शंकरलाल महाजन नाम का आदमी शिवहरी जालान है। उनकी बौखलाहट प्रत्यक्ष है और तुम्हारे डैडी को सीधे फोन लगाना उनकी बौखलाहट का ही नतीजा है। आखिर क्या होगा? अमृता बोली। अगर कल मेरे हाथ उनके खिलाफ कोई सबूत लग गया तो दोनों गिरफ्तार होंगे। डैडी को, अदिति बोली, ये बात पसंद नहीं आएगी। कौन सी बात? उनकी गिरफ्तारी की बात? गिरफ्तारी से होने वाली पब्लिसिटी की बात। पहले वो नौबत आए, फिर देखेंगे। अच्छा। यस, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी रीच इट। अब चलें? जतिन बोला। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। जतिन की कार एक पुरानी फिएट निकली। चलती चौकस है, जतिन जल्दी से बोला। जरूर, सुनील तनिक हड़बड़ाया। क्यों नहीं? अभी मैं कोई फैंसी कार अफोर्ड नहीं कर सकता।
नो प्रॉब्लम। रिज़्क कमाने की शुरुआती दौर रिज़्क कमाने के शुरुआती दौर में सबके साथ ऐसा ही होता है। तुम्हारे पास कार तो है। नौकरी की शुरुआत में खुद मेरे पास तो एक टूटी-फूटी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, जो रोज़ बिगड़ती थी। कभी मैं उसे मैकेनिक के पास नहीं ले जाता था। कभी-कभी घर पर मैकेनिक खुद घर पहुँच जाता था पूछने के लिए कि बाबूजी आए क्यों नहीं? बातें दिलचस्प करते हो और मुझे आता ही क्या है। अब क्या है? अब भी मोटरसाइकिल ही है लेकिन टूटी-फूटी नहीं। ओह! सुनील ने यह नहीं बताया कि उसकी एमवी अगस्ता अमेरिकन मोटरसाइकिल नई कार से ज़्यादा महँगी आती थी। दोनों कार में सवार हुए और वहाँ से रवाना हो गए। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालकर उसे सिगरेट पेश किया और खुद भी सुलगाया। एक बात मेरी समझ से बाहर है, एकाएक वो बोला। कौन सी? सुनील ने पूछा। जो टेप जो टेप रिकॉर्डिंग चर्चा का विषय है, उसकी प्रामाणिकता कैसे स्थापित की जा सकती है? ऐसे चालान की गवाही से? और किसी तरीके से? मुझे तो और कोई तरीका दिखाई नहीं देता। वो कोर्ट में खड़ा होकर रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता ये बयान देकर स्थापित करेगा कि वो रिकॉर्डिंग उसने खुद बनाई थी। अभियोजन पक्ष से सौदेबाजी कर चुकने के बाद, ये आश्वासन ले चुकने के बाद कि उसका दर्जा वादा माफ गवाह का होगा, बावजूद इसके कि उसका चरित्र संदिग्ध है, उसकी हरकतों पर सवालिया निशान है और वो ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेलर होने की बात से वो मुकर जाएगा। बाकी बातों का जवाब हाँ में है, लेकिन वादा माफ गवाह किसी को भी बनाया जा सकता है। ठीक। बहरहाल मिस्टर अटवाल के खिलाफ कोर्ट में कोई केस दायर होगा तो उसका सारा दारोमदार जालान की गवाही पर होगा। हाँ। चालान नहीं तो केस नहीं। हाँ। वो टेप की आवाजों की शिनाख्त करे तो टेप सबूत, वरना गीला पटाखा। हाँ। क्रॉस एग्जामिनेशन पर उसे कबूल करना पड़ेगा कि बैंक उसने लूटा था। करेगा ना। लेकिन ऐसा कबूल करने पर खुद उस पर कोई आंच ना आए, इसलिए तो उसे उसका दर्जा वादा माफ गवाह का होगा। उसे एक्सपोज नहीं किया जा सकता। ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये सब उसकी मिस्टर अटवाल के खिलाफ साजिश है, जिसमें उसे वादा माफ गवाह का दर्जा देकर पुलिस भी पार्टी बनी हुई है। मैं कोई वकील तो नहीं, लेकिन मेरी समझ कहती है कि क्लेवर कॉम्पिटेंट क्रॉस एग्जामिनेशन से ऐसा किया जा सकता है। मैं अपने अखबार के जरिए खुद इस बात को हवा दे सकता हूं कि ये सब मिस्टर अटवाल के खिलाफ साजिश है, क्योंकि उन्होंने ब्लैकमेल की मुखालफत की। लेकिन ऐसा कोई कदम मिस्टर अटवाल को कबूल कहाँ है। वो तो अपनी इस कमजोरी को दुश्मन की ताकत बनाए दे रहे हैं। ब्लैकमेल का मुकाबला डर के नहीं हो सकता। डर कर दिखाने से तो ब्लैकमेल और दिलेर हो जाता है। ये बात तो है, लेकिन मिस्टर अटवाल का डर अपने लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए है। वो अपने जीते जी अपनी बेटियों के सिर पर किसी स्कैंडल का साया नहीं पड़ने दे सकते। अपने जीते जी उन पर बदनामी और रुसवाई के काले बादल मंडराते नहीं देख सकते। तो फिर भुगते। तैयार तो बैठे हैं भुगतने को। बीच में आपका दखल ना पैदा हो गया होता और उनको कोई उम्मीद ना बंध गई होती, तो अभी तक तो वो ब्लैकमेलर की हर जायज नाजायज मांग पूरी कर भी चुके होते। ठीक। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, अमृता के दीवाने हो? हूं तो सही। अमृता बहुत अच्छी लड़की है। और तुम्हें पसंद है? हाँ। बड़ी भी बुरी नहीं। छोटी से सवाया है हर बात में। नहीं। हाँ। लेकिन बेवा है। आज की दुनिया में वो कोई बड़ी बात नहीं। इतनी हसीन, इतनी ज़हीन लड़की का भरी जवानी में बेवा होना एक बड़ा हादसा है, जिसके लिए वो हमदर्दी की हकदार है। जो कि तुम हो। क्या? हमदर्द? वो तो मैं हूं।
दर्द भी दिल में रहे, हमदर्द भी दिल में रहे। क्या मतलब? पता नहीं, यूं ही सेमी शेर मुंह से निकल गया। लेकिन गुले गुलजार, एक बात जरा ठीक से समझ लो। कौन सी बात? दो कश्तियों का सवार मझधार में गिरता है। मैं तो दो कश्तियों का सवार नहीं हूं। होने की कोशिश कर रहे हो? वो भी नहीं। तुम? तो फिर दूसरी बात कहता हूं। वो भी कहो। नौ नकद, न 13 उधार। क्या? A bird in hand is better than two in the bush. तुम पहेलियां बुझा रहे हो। अक्लमंद को इशारा दे रहा हूं। हो ना? क्या? अक्लमंद? तुम फिर? छोड़ो। बात को मेरी इस ऑब्जर्वेशन पर खत्म करो कि दोनों लड़कियां तुम्हारी मुरीद हैं और तुम दोनों लड़कियों के मुरीद हो। अब बोलो, असल बात की खबर किससे लगी? अमृता से। उसने खुद इस फैमिली प्रॉब्लम से तुम्हें वाकिफ करवाया? हाँ। क्यों? क्यों क्या? मैं भी तो उसी फैमिली का हिस्सा बनने वाला हूं। बनने वाले हो? बन नहीं गए हो। बनने वाले से अमूमन ऐसी बातें छुपा कर रखी जाती हैं। फिर अमृता ने कुछ ना छुपाया तो कोई वजह होगी। क्या? अपराध बोध? सोचा होगा कि इस बारे में किसी और के जरिए तुम्हें कुछ मालूम हो और तुम सवाल करो तो क्यों ना वो पहले ही तुम्हें सब बताकर अपनी साफ दिली और साफ गोई का क्रेडिट बनाए। दूर की कौड़ी है, लेकिन हाँ, ये बात हो सकती है। अब अपनी प्रतिक्रिया बताओ। मैं अमृता के साथ हूं, फैमिली के साथ हूं। उनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? हाँ। कुछ भी तो बहुत बड़ी टेरिटरी कवर करता है। इसके दायरे में बहुत कुछ आता है। फिर भी मेरा जवाब यही है। तो खून कर सकते हो? खून? वो हड़बड़ाया। हाँ। किसका? किसी का भी? हाँ। वो दृढ़ता से बोला। कर सकता हूं। फांसी चढ़ जाओगे? परवाह नहीं, लेकिन जान है तो जहान है मेरे भाई। पकड़ा जाऊंगा तब ना। जरूर पकड़े जाओगे। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अपना अपना ख्याल है और फिर बोलो। आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई रीच इट। क्या कहने। अबे फिएट के फटफटे, मेरी बात मेरे पर ही चेप दी। वो हंसा। आगे सुनील के ऑफिस आने तक और कोई वार्तालाप ना हुआ।